नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। 16 जून को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की एक बड़ी बैठक होनी है। खास बात यह कि इस बैठक में एनसीआर के 6 जिले बाहर करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो आने वाले समय में उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल एनजीटी और सीएक्यूएम के नए नियम लागू होने से हरियाणा के कई जिलों की औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एनसीआर के दायरे से हरियाणा के करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी जिले का बड़ा क्षेत्र बाहर हो सकता है। तमाम सवाल अब ऐसे में खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से हरियाणा को वाकई कोई बड़ी राहत मिल सकती है। सवाल यह भी कि क्या वाकई हरियाणा के कई जिले एनसीआर से बाहर हो जाएंगे। एक सवाल यह भी कि क्या एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में कोई नई परियोजनाएं सामने आ सकती हैं। क्या एनसीआर के दायरे में कई नई टाउनशिप लाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक होनी है। दरअसल प्रदूषण बढ़ने के वक्त तो ग्रैप सिस्टम लागू होने पर इंडस्ट्री, खासकर पानीपत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हर बार भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले 4-5 साल का जिक्र करें तो आलम यही है, जिसको ध्यान में रखते हुए उद्यमियों की मांग पर प्रदेश सरकार अब 6 जिलों को दिल्ली एनसीआर से बाहर निकालने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही है। इस प्रस्ताव को 16 जून को होने वाली दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। क्या सरकार की कई नई टाउनशिप लाने की तैयारी है? क्या वाकई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? हरियाणा को बड़ी राहत मिल पाएगी? सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पानीपत के इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमी, खासकर एक्सपोर्टर्स लंबे वक्त से शिकायत करते आ रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक के नाम पर ग्रैप सिस्टम लागू करके उनकी इंडस्ट्री पर जो नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं, इससे उन्हें हर बार बहुत आर्थिक नुकसान होता है। उन्हें लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण केवल इंडस्ट्री को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है, जबकि इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बहरहाल बार बार इंडस्ट्री के लोगों की ये परेशानी और सरकार के सामने प्रेजेंटेशन के बाद अब इसका असर होता दिख रहा है। 16 जून को दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में प्रदेश सरकार दिल्ली एनसीआर से 6 जिलों को बाहर निकलवाने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। ये 6 जिले हैं पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी और चरखी दादरी। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर टोटल न्यूज़ ने एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से बात की। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पानीपत में, करनाल में राइस का एक्सपोर्ट बहुत है, पानीपत से टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट बहुत है। तो ये बार बार कभी ग्रैप लग गया दिल्ली में, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। पोल्यूशन दिल्ली में होने के कारण और हैं। अब आजकल तो पराली भी नहीं जलाई जा रही। जो लोग क्या करते हैं कि पराली से हो रहा है ये पोल्यूशन, लेकिन कारण उसका दिल्ली में ट्रैफिक का होना, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ये हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री सुचारू रूप से चल सकेगी। अगर कोई भी एक स्पीड ब्रेकर आता तो आपकी गाड़ी चलती है। इंडस्ट्री ये नहीं है कि आज खोली और बंद कर दी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। आज एक्सपोर्ट डिपेंडेंस पानीपत बहुत ज़्यादा है, करनाल है, पूरा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट। आज 90% बिजनेस एक्सपोर्ट पे चल रहा है। तो एक स्पीड ब्रेकर सारी चेन को रोकता है और आगे की सारी कमिटमेंट भी बिगड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पोल्यूशन दिल्ली की सोल्व करने के लिए यहाँ तक आप कर रहे हैं कि ग्रैप का इम्पैक्ट यहाँ नहीं है। हमें डाइंग इंडस्ट्री या प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें, सारा साल कंटिन्यूस चलती है, लेकिन जो पोल्यूशन है एक क्यों ही है, वो इतना वेरी करता है, तो फिर इंडस्ट्री का रोल कहाँ रह गया। और हमने 10 दिन इंडस्ट्री बंद भी करी, दिवाली से लेकर छठ पूजा तक के बीच में। एक्यूआई में कुछ चेंज नहीं है, तो इंडस्ट्री का क्या रोल है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में राजधानी दिल्ली की अपनी सरकार, यूपी, राजस्थान और सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा के 23 में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इसलिए हरियाणा अपने 6 जिलों के उद्यमियों को राहत दिलाना चाहता है, पर क्या ये राहत मिल सकती है? क्या उम्मीद?
देखिए, अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट लगातार कह रही है, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि नया इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आए, नई इंडस्ट्री आनी चाहिए, लेकिन उनको एक इंडेक्स जाके जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनके क्या प्रॉब्लम्स है और गवर्नमेंट किस लेवल तक उसको सोल्व कर सकती, हेल्प कर सकती, पहले उसको फोकस करना चाहिए। गौरतलब है कि पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रदूषण में एसपीएम 80 से घटाकर 50 एसपीएम करने को भी गैर जरूरी बताया है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से ऐसे कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं जिससे उद्यमियों की परेशानी और प्रतिबंध और बढ़ सकते हैं। एसपीएम वाली बात है, 50 और 80 एक वो भी डिस्प्यूट है, उसके बारे में आप क्या चाहते हैं? वो हम चाहते हैं कि भाई 80 ही रहना चाहिए। 50 कह देने वाली बात है कि 50 से नीचे कर देंगे हम। 50 से नीचे तो कर रहे हैं कोशिश, हम तो कर रहे हैं कि भाई जिन्होंने बड़े यूनिट तो लगाएंगे ही, उनको बैग हाउस लगाना पड़ेगा। छोटे यूनिट ना तो जगह है उनके पास और ना वो बेचारे लागत के हिसाब से लगा पा रहे हैं। 15, 20, 25 लाख रुपए लगेंगे, उससे बड़ी तकलीफ है इंडस्ट्री को। जाहिर है करनाल, पानीपत समेत 6 जिलों के उद्यमियों को प्रदेश सरकार प्रदूषण प्रतिबंधों से कुछ राहत दिलाना चाहती है। 16 जून की मीटिंग में सरकार की ये मंशा नजर भी आ सकती है। इसके अलावा पानीपत के उद्यमियों की ये परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। इसकी वजह से सारा पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा 30% रेट्स बढ़ चुके हैं। जो एक बार बढ़ गया वो घटने को होता नहीं। और अभी पिछले दिनों मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने ये, गवर्नमेंट ने तो, टेक्सटाइल मंत्रालय ने तो QCO हटाया था पॉलिस्टर के धागों से, जो कि लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, उस पर QCO लगा दिया था, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। बट उन्होंने, बड़ी इंडस्ट्री वालों ने ठाके गुजरात हाई कोर्ट में रिट डाल के उसको स्टे करवा दिया और वो फिर अब आना बैन हो गया। तो उसकी वजह से और एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं प्राइस, क्योंकि मनमाने दाम है जी, प्रॉफिट तो उन्हीं को मिलना है ना, मनमाने दामों पे काम हो रहा है। चलिए देखते हैं 16 जून की दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में क्या प्रगति और क्या कुछ नया नजर आता है, क्योंकि जब तक सांस तब तक आस। एक ये भी कि पानीपत के उद्यमी दिल्ली में ओड इवन के नतीजों को अच्छा मान रहे थे, ऐसा फिर होना चाहिए, ये उम्मीद भी उद्यमी कर रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े फैसले संभव माने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ जिले इस दौरान एनसीआर से बाहर हो सकते हैं। प्रदूषण बढ़ने के वक्त ग्रैप सिस्टम लागू होने पर इंडस्ट्री, खासकर पानीपत के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हर बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसे मांग भी की जा चुकी है। 4-5 साल से आलम यही है। उद्यमियों की मांग पर प्रदेश सरकार अब बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि 16 जून को होने वाली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जिससे निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है, सहूलियत देते हुए नजर आ सकते हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरह से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक बुलाई जा रही है, जिस तरह से ग्रैप सिस्टम लागू होता है, व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्या लगता है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा? देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में फैसला संभव माना जा रहा है, कहा यह जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि एनसीआर से 6 जिले बाहर होंगे। क्या इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, एनसीआर में जो जिले शामिल किए गए थे उस समय उद्देश्य तो ये था कि विकास सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रहे, दिल्ली के साथ लगते जो जिले हैं उनमें भी विकास हो और उनमें भी सरकारी कार्यालय वहां भी जाएं, मतलब एक केंद्रीकृत व्यवस्था ना हो, विकेंद्रीकरण की एक सोच थी विकास की, तो उस दृष्टि से किया गया था। और उसमें देखिए सबसे ज्यादा 14 जिले हरियाणा के थे और दिल्ली के तो 11 जिले थे और उत्तर प्रदेश के 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले। तो सबसे ज्यादा एनसीआर में जो 14 जिले थे हरियाणा के थे। उसका कारण था कि दिल्ली के साथ लगता है हरियाणा का बहुत सा क्षेत्र, और ये सोचा गया था कि यहाँ पर विकास होगा, उनको नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड से फंड्स मिलेंगे, मेट्रो का और रैपिड की कनेक्टिविटी होगी और विकास होने से यहाँ का जो मतलब कायाकल्प होगा।
लेकिन उस समय ये कल्पना नहीं थी कि इस तरह का जो प्रदूषण के मानक लागू हो जाएंगे, उससे उद्योगों पर विपरीत असर आएगा। अब दिल्ली में तो अलग होती है, दिल्ली में जो है अलग वायु का अलग मापदंड है, और वो जो अब दूसरे शहरों में वैसा होता नहीं है, लेकिन उनको प्रतिबंध झेलना पड़ता है। जी। प्रतिबंध झेलने के कारण नुकसान होता है, उद्योग ठप हो जाते हैं, उद्योगपतियों की अपनी समस्या है। और दूसरे ये भी है कि जो वाहन मालिक हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी गाड़ियां जो हैं, वाहन अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन ऐसे मानक तय कर दिए गए 10 साल 15 साल के बाद आपको उनको स्क्रैप करना पड़ता है, जबकि गाड़ी की स्थिति अच्छी होती है। और निर्माण कार्यों पर रोक लग जाती है, जबकि वहां पर ऐसा प्रदूषण होता नहीं है जो दिल्ली में होता है। तो मतलब मानक भी जो है, दिल्ली का मानक जो पूरे एनसीआर में लागू हो जाता है, तो उसकी कठिनाई होती है। और अब जो है, और इसका एक दुष्परिणाम ये भी है कि जो जिले एनसीआर में आ जाते हैं वहां जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, कि ये कहा जाता है कि ये तो एनसीआर में है। तो जहां पर इसके फायदे हैं, फायदे तो ये है कि सोचा गया था कि यहाँ ज्यादा फंड मिलेगा सड़क के निर्माण का, पेयजल का, और जो गंदे पानी की निकासी है, ये जो नागरिक सुविधा है, इनके लिए अलग से फंड दिया जाता है और इन क्षेत्रों में विकास पर अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उद्देश्य तो ये था, लेकिन उद्योगों पर प्रभाव पड़ने के कारण इसलिए यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो मांग कर रहे हैं कि इनको एनसीआर से बाहर किया जाए। जी। और जो वाहन मालिक है उनकी भी अपनी समस्या है, वो भी उचित है। और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगना, ये भी एक तरह की बड़ी बाधा आ जाती है। और मतलब ये था कि एनसीआर बनने से यहाँ पर अस्पतालों का भी अलग से, स्कूलों का भी अलग से जाल बिछेगा, ताकि लोगों का, और जो लोग यहाँ एक दिल्ली तक सीमित है, दूसरे जो एनसीआर के जिले होंगे वहां पर भी रह सकेंगे। अब क्या होगा कि कृषि क्षेत्र के लिए जमीन बची नहीं, क्योंकि सब जो है वहाँ विकास एनसीआर में, सब लोग अपने कार्यालय भी, हर चीज सुविधाएं भी, अपना एक विस्तार जो जाल है विकास का वहां होने लगा, तो कृषि जमीन महंगी हो गई। और कृषि जमीन महंगी होने से जो आवासीय मकान है वो भी महंगे हो गए। तो लोगों को ये लगने लगा कि एनसीआर में शामिल होना, जो जिला शामिल होगा उसका फायदे के ज्यादा नुकसान अधिक है। जी। तो इसलिए सरकार पर दबाव था, काफी समय से सरकार पर दबाव डाला जा रहा था, उद्योगपति दबाव डाल रहे थे। अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने संकेत भी दिए थे, पानीपत के उद्योगपतियों को आश्वस्त भी किया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, ऐसी कोई नई योजना ला रहे हैं। तो उस संकेत का ये प्रभाव है, ये एक सकारात्मक संकेत जा रहा है कि अब जो एनसीआर बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें हरियाणा के कुछ जिले बाहर हो सकते हैं। देखिए, इसमें पहले क्या था, पूरा जिला शामिल नहीं किया जाता था, अलग अलग उस जिले के कुछ इलाके शामिल किए जाते थे, मतलब उपमंडल शामिल किए जाते, ब्लॉक शामिल किए जाते थे। अब देखना है कि एनसीआर अपनी सारी संरचना पर पुनर्विचार करता है या कोई और संशोधन लाता है। देखिए, उद्योगपतियों की समस्याएं उचित हैं, उनका समाधान भी किया जाना चाहिए, लेकिन विकास की जो दृष्टि रहती है, जो विकास का दृष्टिकोण है, उससे पिछड़ा नहीं जाना चाहिए। जो मेट्रो की, रैपिड की कनेक्टिविटी की बात है, और जो वहां पर जो विकास की एक अपेक्षा की जाती है, उसका पिछड़ापन नहीं होना चाहिए। उद्योगपतियों की आशंकाएं समाप्त की जानी चाहिए, और विकास की दृष्टि से वहां उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से विकास को ध्यान में रखते हुए आगे फैसले लेने चाहिए। लेकिन महेश जी, सवाल ये कि अगर ये कुछ जिले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में बाहर हो जाते हैं एनसीआर क्षेत्र से, तो क्या इनके लिए कोई अलग से प्रावधान किया जाएगा? क्या इनके लिए कोई अलग से फैसला या नियम, कायदे, कानून बनाए जाएंगे सरकार की तरफ से? क्या कोई नई टाउनशिप का भी ऐलान किया जा सकता है? देखिए प्रगति, किसी नई टाउनशिप का ऐलान किया जाएगा इस बात की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन इतना मानकर चलिए कि एक वक्त था कि जब एनसीआर में शामिल होने को लेकर बधाइयां दी जाती थी और मिठाइयां बांटी जाती थी और बधाई संदेश छपवाए जाया करते थे अखबारों में कि ये जो जिला है अब एनसीआर का हिस्सा बन चुका है। 10 से 15 साल पहले की करीब ये स्थिति थी कि जब एनसीआर में शामिल होना गर्व की बात माना जाता था और लोग जो है खुशियों का इजहार किया करते थे। लेकिन अब खुशियां कम और गम ज्यादा हो चुके थे। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से जो बजट की उम्मीद इन इलाकों को थी, हरियाणा के तमाम वो जिले जो कि एनसीआर में शामिल किए गए थे, भिवानी जैसे इलाके जो कि हरियाणा के पिछड़े इलाकों में शुमार थे, लेकिन एनसीआर में शामिल होने के साथ ही लगने लगा था कि अब तो दिल्ली जैसा सपना जो है वो भिवानी के लोगों का पूरा होगा। जींद जैसे पिछड़े जिले को उसमें शामिल किया गया था, तब लग रहा था कि एनसीआर में अब जींद आ चुका है, तो जाने क्या परिवर्तन वहां देखने को मिलेगा। लेकिन जो हकीकत थी वो डरा देने वाली थी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इन इलाकों को विकास की रफ्तार के लिए कोई भी खास मदद नहीं मिल पाई। आर्थिक पैकेज का जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, वो पैकेज
हासिल नहीं हो पाया। और यही वजह है कि हम अब लोग ये मांग उठाने लगे थे कि एनसीआर में हमें नहीं रहना। और सबसे बड़ी परेशानी तो फैक्ट्री मालिकों को थी, उद्योग लगाने वाले लोगों को थी, क्योंकि जो मानक एनसीआर के तय किए गए थे वो जो है इन तमाम जिलों में, चाहे पानीपत की बात की जाए, जींद की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, हालांकि हिसार काउंटर मैग्नेट सिटी था, एनसीआर से बाहर अभी भी हिसार को रखा गया था, लेकिन भिवानी और जींद को जरूर एनसीआर में शामिल कर लिया गया था। लेकिन जो उम्मीद एनसीआर से फंड्स को लेकर थी प्लानिंग बोर्ड से, वो पूरी नहीं हो पाई। सिर्फ और सिर्फ संकट लोगों को मिल पा रहा था, परेशानियां लोगों को मिल रही थी। वाहन मालिकों को डीजल की गाड़ी 10 साल में खत्म हो जाती थी और पेट्रोल की गाड़ी 15 सालों के बाद आप उसे दोबारा से रजिस्टर नहीं करवा सकते थे। तो ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा था। और यही वजह थी कि एनसीआर से बाहर किए जाने की मांग बार बार सरकार के सामने रखी जा रही थी। अब लोगों को लगने लगा था कि एनसीआर में रहकर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीआर का अगर आप हिस्सा बने रहते हैं तो संकट जरूर आपको मिलने वाले हैं। उन संकटों से निजात जो है अब इन तमाम जिलों को मिल पाएगी, चाहे जींद की बात की जाए, भिवानी की बात की जाए, तमाम वो इलाके जो एनसीआर में शामिल कर लिए गए थे, लेकिन एनसीआर के नाम पर कुछ भी इन इलाकों को नहीं मिल पाया था। जहां तक नए नियमों की आप बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जो पहले से तय नियम है, जो एनसीआर से बाहर के इलाकों के लिए जो नियम तय किए गए थे, उन्हीं नियमों के तहत इन जिलों को भी अब चलाया जाएगा। हालांकि प्रदूषण के पर सख्ती जो है सरकार पहले से बरत रही है, कोशिश लगातार ये सरकार की रही है कि एनसीआर से बाहर के इलाके, वहां पर भी प्रदूषण के जो उच्चतम मानक हैं वो अपनाए जाएं। प्रदूषण रोकने को लेकर सरकार की जो कोशिशें तमाम एनसीआर से बाहर के इलाकों में देखने को मिल रही थी, वही कोशिशें आगे भी जारी रहेगी। और किसी तरह की टाउनशिप की जहां तक बात आप कर रही है, तो देखिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप तो लगातार सरकार उसे एक तरीके से एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रही है। जींद के पास बनाई जा रही है, हिसार के पास बनाई जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे नए जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो सरकार अब लगाने की कोशिश जरूर करेगी। और लोग बड़ी राहत से मांग रहे हैं कि अगर इन तमाम जिलों को एनसीआर से बाहर निकाल दिया जाए तो उद्योगों को राहत मिलेगी, गाड़ी चालकों को राहत मिलेगी, और आने वाले दिनों में भी जितनी भी परेशानियां बढ़ने वाली है वो एनसीआर के इलाकों में बढ़ने वाली है कानून के लिहाज से। तो ऐसे में अब इस कानून की जद से बाहर होने में लोगों को बड़ी राहत महसूस हो रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देवेंद्र जी, जिस तरह से एनसीआर का दायरा घटाने की कोशिश की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक होगी, उसमें कुछ जिले बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एक खास बात यह भी कि 1 अगस्त से प्रदूषण को लेकर के नए नियम लागू करने की तैयारी है। और ऐसे में अगर ये जिले एनसीआर से बाहर हो जाएंगे तो क्या इन जिलों के लिए कोई नया कानून बनाया जाएगा? और इसके अलावा सवाल ये भी, क्या इससे इन जिलों के एनसीआर से बाहर होने में उद्योगपतियों को, व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ पहुंचेगा? व्यापारियों की आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? क्या उनके व्यापार पर अब असर पड़ना बंद हो सकेगा? आपको इसकी बैकग्राउंड बता दूं, दिल्ली एनसीआर क्यों बना था। मेरे को याद है 1980 के आसपास इंदिरा गांधी तब जीवित थी। इंदिरा गांधी के टाइम में क्योंकि दिल्ली में भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही थी, तब एक कल्पना ये की गई, परिकल्पना ये की गई कि दिल्ली के आसपास जो छोटे शहर है वो बसा जाए, ताकि देश की राजधानी है दिल्ली, ऐतिहासिक पांडवों का बसाया शहर है दिल्ली, कई बार उजड़ी और कई बार बसी दिल्ली। मुगल आए और आए, पांडव आए, बहुत सारी इतिहास है, कई सौ साल पुराना। तो इंदिरा गांधी के टाइम 1980 में एक कल्पना ये हुई थी कि दिल्ली एनसीआर का एक एरिया हो जिसमें देश की राजधानी के आसपास वैसी ही सुविधाएं हो जैसे दिल्ली में, ताकि लोग दिल्ली का मोह छोड़े। इंदिरा गांधी के टाइम 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव थे जब। फिर एनडीए की सरकार आई, 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। तब यह फैसला हुआ था कि दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में, दिल्ली के चारों ओर 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो यूपी आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, उनको डेवलप किया जाए दिल्ली की तर्ज पर, ताकि लोगों का दिल्ली में पढ़ने जाना है, दिल्ली में व्यापार करना है, दिल्ली में नौकरी करनी है, दिल्ली में लोगों के रिश्तेदार रहते हैं। तो इसलिए 100 किलोमीटर के दायरे को वैसे ही विकसित करने की योजना थी जैसे दिल्ली शहर था आज से कई साल पहले। फिर मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत विकास हुआ दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र। आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में 7 नए नगर निगम बनाए थे, हिसार, रोहतक, करनाल, पानीपत, यमुनानगर और
अंबाला और पंचकुला 7 नगर निगम बनाने का मकसद शायद इसके पीछे बिल्डरों को बढ़ावा देना था, शहरों का विकास करना था। जो माना जाता है कि बिल्डर चूंकि दिल्ली से गुड़गांव से बाहर निकले तो उनके लिए 7 नगर निगम बनाए गए थे। और दिल्ली एनसीआर में सोनीपत भी आ गया था, पानीपत भी आ गया था, रोहतक भी आया था। तो कुछ ये दिल्ली एनसीआर के जिले थे, काफी काम हुआ इस पे। जिस तरह हाई स्पीड ट्रेन आनी है, पानीपत में काम चल रहा है। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने 100 किलोमीटर तक, पानीपत तो आता है 92 किलोमीटर, पानीपत और आईएसबीटी दिल्ली। लेकिन मनोहर लाल चूंकि मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कोशिशें करके करनाल तक दिल्ली एनसीआर कराया। कोशिशें करके करनाल के लोग ये कहते थे हम दिल्ली एनसीआर में शामिल होना चाहते हैं। और फिर उसके बाद भिवानी भी हुआ, जींद भी हुआ, महेंद्रगढ़ भी हुआ, विस्तार होता चला गया। आज 23 में से 14 जिले एनसीआर में। लेकिन अब क्या है, ज्यादातर औद्योगिक शहर बन चुके हैं। जो 14 जिले दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, तो अब वहां इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। जिस तरीके से ग्रैप लागू होता है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बन गया, एनजीटी बन गई है दिल्ली एनसीआर के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में जो जो क्षेत्र है वहां प्रदूषण बढ़ता है। छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली में मास्क लगा कर स्कूल जाना पड़ता है, हालात हमने देखे। तो जहां पहले कोशिश है कि दिल्ली एनसीआर में शामिल किया जाए, भिवानी को, जींद को किया गया। अब जो दिल्ली से सटे हुए 6 जिले हैं, सोनीपत, पानीपत, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, इनको क्योंकि इन पे प्रतिबंध लागू होते हैं, ग्रैप जब 1, 2, 3 ग्रैप लागू होते हैं, फैक्ट्रियों को बंद किया जाता है, बड़ी फैक्ट्रियों को, छोटियों को धुआं निकलता है बहुत सारे। तो उस स्थिति में खासतौर पे एक्सपोर्टर्स जो है, एक्सपोर्ट हाउस है, उनको बहुत नुकसान होता है। फॉरेन एक्सचेंज आता है एक्सपोर्ट से, सरकार को टैक्सेस आते हैं जिससे विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़े स्तर पे होता है। तो अब इंडस्ट्री की वजह से ही दिल्ली एनसीआर से 6 जिलों को बाहर, क्योंकि उद्यमियों की मांग है कि हमारा व्यापार ठप पड़ जाता है, लाखों मजदूर बेकार हो जाते हैं। तो सिर्फ एक यही वजह है, वरना दिल्ली एनसीआर के लिए तो केंद्र से विकास का फंड भी आता है। अटल बिहारी वाजपेयी अर्बन रेनोवेशन योजना चल रही है, केंद्र से बजट भी आता है बाकायदा दिल्ली एनसीआर के लिए। लेकिन अब उद्योगों की वजह से दिल्ली एनसीआर को बाहर करने की प्रस्ताव लेकर 16 तारीख जून की जो बैठक है दिल्ली एनसी प्लानिंग बोर्ड की, उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी, क्योंकि शासित जगह है दिल्ली, देश की राजधानी है, दिल्ली की अपनी सरकार है, राजस्थान के 2 जिले आते हैं, यूपी के कई जिले आते हैं, सबसे ज्यादा जिले हरियाणा के, जिनमें अब 6 जिलों का नाम लिया जा रहा है। तो ये मजबूरी बन गई है, हालात को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए, सरकारी प्रतिबंधों को देखते हुए। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहले सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं पहुंचाने के चक्कर में इन क्षेत्रों को, इन जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया। लेकिन अब निवेश और उद्योग प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये आने वाले समय में जो बैठक होने वाली है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की, ये जिले अब एनसीआर से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद सरकार की क्या कुछ नई योजनाएं होंगी, क्या कुछ परियोजनाएं सामने आएंगी, क्या इस एनसीआर क्षेत्र से बाहर होने के बाद इन जिलों को उद्योग में लाभ पहुंचेगा, क्या इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।